हेलो दोस्तों, दिस इज़ शुभम और आज मैं आपका स्वागत करता हूं सिनॉप्सिस आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। आज डिस्कस करेंगे हम एक नई केस स्टडी जो 2016 में के यूपीएससी के पेपर में पूछी गई थी। ठीक है, तो ये जो आज का डिस्कशन है वो यूपीएससी आईएएस और पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट है और इस कोर्स का मकसद है 120 नंबर। और जो भी ट्रिक्स और जो भी मैं तरीके आपको समझाऊंगा, जो भी अप्रोच मैं केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए समझाऊंगा, उससे आप 120 नंबर आराम से आप पेपर 4 में पा सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। तो 2016 की ये केस स्टडी है। तो केस ये कहती है कि एक फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, ठीक है, जो एक केमिकल इंडस्ट्री में उसको जॉब मिलती है। वो अपनी जॉब को बहुत पसंद भी करती है, उसकी तनख्वाह भी अच्छी है। लेकिन कुछ महीने बाद उसे पता चलता है कि उस केमिकल इंडस्ट्री द्वारा बहुत ही टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है, चोरी छुपे नदी में डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य की जो समस्या है वहाँ के गांव वालों को झेलनी पड़ रही है। ठीक है, ये न्यूज़ सुनते ही वो जो लड़की है, जो एम्प्लॉय है, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है और अपनी जो बात है वो अपने कलीग से कहती है। अपने कलीग्स कलीग्स किसको कहते हैं? जो आपके साथ आपके ही पद पे काम करते हैं, उन्हें कलीग कहते हैं। समान हायरार्की में, आपसे सीनियर नहीं, ना ही आपसे जूनियर, आपके बराबर की हायरार्की में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को कलीग कहते हैं। अपने कलीग से ये बात कहती है। कलीग्स उसे एडवाइस करते हैं कि वो अपना मुंह बंद रखे, क्योंकि इससे पहले जितने लोगों ने अपना मुंह खोला है उनको तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। जो ये लड़की है वो अपनी जॉब छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि वो अपने परिवार की एकमात्र कर्ता धर्ता है। ठीक है, उसके पेरेंट्स भी बीमार रहते हैं। शुरुआत में उसे लगा कि अगर उसके सीनियर को भी नहीं पड़ी है तो फिर वो इस मामले में अपना क्यों किसी इस फटे में अपना पैर क्यों डाले। लेकिन उसका जो कंसाइंस है, उसके अंतरात्मा की जो आवाज़ है, उसे बार बार ये पुश करती है कि वो नदी को बचाए और उन लोगों की सेहत जो इसकी वजह से खराब हो रही है, उनकी सेहत को बचाने के लिए कुछ उपाय करे। ठीक है, उसको दिल में भी लगता है कि जो भी एडवाइस उसके कलीग ने दी है चुप रहने के लिए, वो सही नहीं है। ठीक है, हालांकि उसको कोई रीज़न नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करे। ठीक है, फिर उस लड़की के आप बहुत ही बुद्धिमान मित्र हैं। ठीक है, खुश हो जाइए कि एक लड़की है, उसके आप बहुत ही बुद्धिमान मित्र हैं, बहुत ही बुद्धिमान मित्र हैं। एंड वो अपनी एडवाइस लेने के लिए आपके पास आती है। ठीक है, वो एडवाइस लेने के लिए आपके पास आती है। आप कौन से आर्गुमेंट देंगे ताकि उसे वो आप समझा सकें कि चुप रहना मोरली सही नहीं है या नैतिक रूप से सही नहीं है। ठीक है, फिर आप उसे क्या एडवाइस करेंगे कि किस तरीके से, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शी शुड एडवाइस। ठीक है, वो उसे कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन, किस तरीके से इस मामले को उसे हैंडल करना चाहिए, ये आप किस तरीके से उसको समझाएंगे। तो मोरलेस ये केस ये कहता है। ठीक है, तो केस समझ में आ गया। कुछ आपको सिर्फ दो चीज़ें लिखनी है कि आपको उसे समझाना है। देखिए, ये नहीं पूछा है कि आप उसको, ये नहीं समझाने को पूछा है कि आप क्या उसको ये बोलेंगे कि चुप रहना है या मुंह खोलना है। इस केस में ही ऑलरेडी दे दिया गया है कि आपको उसे कहना है कि उसे अंतरात्मा की आवाज़ सुने और वो अपनी बात कहे, अपनी बात बाहर और लोगों को कहे, अपने सीनियर्स को कहे। अगर सीनियर्स नहीं मानते हैं तो बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको उन तक अपनी बात पहुंचाए। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से करना है। तो चलिए देखते हैं कि अप्रोच क्या होना चाहिए। तो हमें स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने हैं, फिर प्रॉब्लम जो केस है उसका जिस्ट समझाना है, फिर एथिकल डिलेमा इसमें लिखना है, फिर आपको कौन से आर्गुमेंट देंगे जिससे आप उस लड़की को ये बता सकें कि क्यों चुप रहना अनैतिक है।
फिर किस तरीके से उसे पूरे मामले को हैंडल करना चाहिए, उसके लिए आप क्या राय देंगे, फिर कंक्लूजन करना है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक अप्रोच होगा, प्लेन एंड सिंपल। तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होंगे, यहाँ पे माई सेल्फ नहीं होना चाहिए, वहाँ पे शी होना चाहिए एंड हर फैमिली, एंड हर फैमिली, या शी की जगह पे आप विमेन एम्प्लॉय लिख सकते हैं, विमेन एम्प्लॉय। ठीक है, विमेन एम्प्लॉय एंड हर फैमिली। फिर ऑर्गेनाइजेशन, या यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्री लिख सकते हैं, केमिकल फैक्ट्री लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि चीज़ें आसान रहें। फिर बाकी के कलीग्स, सीनियर्स ऑर्गेनाइजेशन के, लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, समाज, सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं, विलेजर्स भी लिख सकते हैं सोसाइटी की जगह। ठीक है, विलेजर्स अफेक्टेड बाय रिवर पोल्यूशन, विलेजर्स अफेक्टेड बाय रिवर पोल्यूशन, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर उसके अलावा एक स्टेक होल्डर होगा आपका एनवायरनमेंट। तो ये टोटल आपके मोटे मोटे 7 स्टेक होल्डर्स होंगे। फिर जिस्ट ऑफ द केस हमें लिखना है, तो सिंपल किस शब्दों में लिखेंगे, अ वुमेन वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन फाइंड्स दैट फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। अंडर सच सर्कमस्टेंसेज व्हाट शुड बी हर कोर्स ऑफ एक्शन इज बीइंग एग्जामिन्ड इन दिस केस स्टडी। प्लेन एंड सिंपल, देखा कितना आसानी से लिख दिया। ठीक है, जब भी आप समरी लिखेंगे केस की, तो सब कुछ नहीं लिखना है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर उसने अपने सीनियर्स को भी बताया, फिर उसने इधर भी बताया, फिर उसको ये पता चला है कि उसको नौकरी से भी निकाल सकते हैं अगर उसने मुंह खोला। ये सारी चीज़ें नहीं लिखते। समरी लिखने का तरीका है, बस आप मैटर लिख दीजिए, क्रक्स क्या है, कि एक औरत है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, और उसे पता चला है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज के तरीके की वजह से समाज पर और प्रकृति पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे माहौल में उसको क्या करना चाहिए, ये इस केस में पूछा गया है। ठीक है, फिर एथिकल डिलेमा लिख लेंगे। देखिए, ये चीज़ क्यों लिखनी होती है आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको देखना है तो आप पुराने केस स्टडीज़ देख सकते हैं। फिर उसके अलावा एथिकल डिलेमा और कंपीटिंग वैल्यूज़ क्या होंगी, ये कोशिश कीजिए कि हर केस में आप इसको लिख सकें, भले ही क्वेश्चन में पूछा हो चाहे नहीं पूछा हो। तो एथिकल डिलेमा और कंपीटिंग वैल्यूज़, चाहे तो दोनों शब्दों में से किसी भी एक शब्द का चुनाव कर सकते हैं। चाहे आप एथिकल डिलेमा हेडिंग दे सकते हैं या कंपीटिंग वैल्यूज हेडिंग दे सकते हैं। तो कंपीटिंग वैल्यूज़ क्या है इसमें, पर्सनल करियर प्रॉस्पेक्ट एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस सोशल एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अपने करियर और अपने परिवार के प्रति जो जवाबदेही है, जो जिम्मेदारी है वो, और उसके अगेंस्ट सामाजिक और प्राकृतिक जिम्मेदारी, प्रकृति के प्रति और समाज के प्रति जो एक जिम्मेदारी बनती है। फिर दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन वर्सेस इंडिविजुअल वॉइस ऑफ कंसाइंस। ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन क्यों होगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की डिसिप्लिन हर अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करती है कि दे शुड ओबे कमांड। ठीक है, एंड कीप थिंग्स सीक्रेट। ठीक है, चीज़ों को सीक्रेट रखेंगे और जो भी ऑर्डर आता है ऊपर से उसको मानेंगे। लेकिन इस केस में क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन की लड़ाई हो रही है आपके इंडिविजुअल वॉइस ऑफ कंसाइंस, यानी कि अपने अंतर आत्मा की आवाज़ से। ठीक है, आपके वॉइस ऑफ कंसाइंस यानी कि अंतरात्मा की आवाज़। तो ये टोटल हमारे दो कॉम्पिटिंग वैल्यूज़ हैं। ठीक है, चलिए अब आप के पास वो जब लेडी आती है, वो जब विमेन एम्प्लॉय आती है, तो आप उसको क्या सलाह देंगे। ठीक है, आप उसको किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि क्यों चुप रहना अनैतिक है। ठीक है, तो उसके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो माई एडवाइस टू हर विल बी टू स्पीक आउट अगेंस्ट डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस ओवर सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। My advice shall be based upon following logical arguments. पहला, मैं उसे बोलूँगा, attending voice of conscience is essential, otherwise she will lose her self worth
and may fall into depression. Low self-esteem will compromise her efficiency and effectiveness in career. सिंपल कि अगर वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनेगी और वो चुप रहेगी, यानी कि वो अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करेगी, तो वो अपनी ही नज़रों में गिर जाएगी। और जब इंसान अपनी नज़रों में गिर जाता है तो वो अपनी खुद की वैल्यू खो देता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। और जब आदमी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद की सेल्फ वैल्यू सेल्फ वर्थ खो देता है तो उसकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और करियर प्रॉस्पेक्ट में भी उसका असर पड़ सकता है। तो मैं उसको बोलूँगा कि अगर तुम अब आज चुप रहोगी, अपने अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनोगी, अपने सिद्धांतों और अपने मूल्यों के साथ समझौता करोगी, तो तुम अपनी ही निगाहों में गिर जाओगी, जिससे आने वाले समय में हो सकता है कि तुम डिप्रेस हो जाओ। हो सकता है इस डिप्रेशन और लो एस्टीम की वजह से तुम्हारा करियर और तुम्हारा जो जो तुम्हारी एफिशिएंसी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो पहला आर्ग्यूमेंट ये दूंगा। फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट ये दूंगा कि तुम्हारी जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति तो है ही, ठीक है, और फैमिली के प्रति भी है, ठीक है, लेकिन यू हैव अ लार्जर अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। समाज और प्रकृति के प्रति भी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। तो पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर तीसरा मैं उसको ये भी बोलूँगा कि आज जब तुम उस ऑर्गेनाइजेशन के अनैतिक और इलीगल, ठीक है, अवैध कार्य में, इलीगल यानी अवैध, अवैध और अनैतिक कार्य के खिलाफ बोलोगी तो हो सकता है कि तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन तुम्हारे इस कार्य की वजह से, तुम्हारे इस साहस की वजह से डेट ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन उस अपनी गलतियों से सीख ले और रिफॉर्म, ठीक है, रिफॉर्म ला सके, ठीक है। तो आपके एक्शन का, मैं उसको बोलूँगा तुम्हारे एक्शन का तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन पे बुरा असर होगा, ये ज़रूरी नहीं है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पेनल्टी हो या कोई भी लीगल प्रोसेस चले, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन बनकर सामने आएगी, ठीक है, क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीखेगी और अपने कामकाज के तरीके में बदलाव लाएगी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे कि जो सोशल एंड एनवायरमेंटल लॉस विल इम्पैक्ट हर एंड हर फैमिली इन लॉन्ग रन, ठीक है, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा और उसके परिवार पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि बीमारियां फैलेंगी उस केमिकल पोल्यूशन की वजह से, जिससे लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो बीमारियां फैलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है एक न एक दिन वो खुद और उसके परिवार वाले भी उस बीमारी की चपेट में जरूर आएंगे, ठीक है। पांचवा पॉइंट ये लिखेंगे कि दिस इंटायर प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल अनकवर वन डे, लीगल सूट अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन विल jeopardize इट्स सस्टेनेबिलिटी एंड ऑल्सो हर ओन करियर प्रॉस्पेक्ट। कि ये जो झोल चल रहा है, ठीक है, ये जो गड़बड़ घोटाला चल रहा है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं छुपेगा, ठीक है, ज़्यादा दिन तक नहीं छुपेगा और लीगल एक्शन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ तो होना ही है। तो ऐसा नहीं है कि तुम चुप रहोगी तो अपनी जॉब बचा लोगी, क्योंकि एक ना एक दिन तो ऑर्गेनाइजेशन पे ताला लगेगा ही लगेगा, ठीक है, एक ना एक दिन ऑर्गेनाइजेशन तो बंद होगी, तुम्हारा करियर तो वैसे भी जाने ही वाला है, ठीक है। तो चुप रह के तुम अपनी जॉब को बहुत लंबे समय तक नहीं बचा पाओगी। और ये भी हो सकता है कि अगर जब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लीगल एक्शन हो, उस केस में तब तुम्हारे ऊपर भी उंगली उठेगी कि तुम चुप क्यों रही, ठीक है। फिर उस जब तुम्हारे ऊपर लांछन लग जाएगा, तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा, तो तुम्हें दूसरी जॉब मिलने में भी दिक्कत होगी। समझ आई बात। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, लीगल एक्शन कैन ऑल्सो बी टेकन अगेंस्ट हर बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी फॉर कोल्यूसिव क्राइम, ठीक है। ये चोर चोर मौसेरे भाई या साठ गांठ वाली चोरी का मामला बनता है, तो जो लड़की है उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इस आर्गुमेंट आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम आर्गुमेंट को सपोर्ट करते हैं, केसेस को किस तरीके से लिखते हैं। इसलिए
Speaking against wrongful organizational practice will help her in saving herself, खुद को, सोसाइटी समाज को, इन्वायरमेंट एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग रन। ठीक है, तो सबका फ़ायदा है अगर वो अपना मुंह खोलती है और ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बोलती है या जो भी गलत प्रैक्टिस चल रही है उसको अगर उजागर करने की कोशिश करती है तो उसमें सबका फ़ायदा है, समाज का, उसका खुद का, ऑर्गेनाइजेशन का, प्रकृति का। अब व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन वुड यू एडवाइज हर टू अडॉप्ट एंड व्हाई? मतलब कि उस लड़की को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, वो किस तरीके से आप एडवाइस करेंगे वो बता लिखना है। तो मैं बोलूँगा आई विल आस्क हर टू परसुएड हर लाइक माइंडेड पीपल among her colleagues to come forward and collectively sign a petition and send it to higher authority explaining negative ramification of chemical discharge into river। getting it? तो ऐसा नहीं है इसमें, देखिए अकेले ही जाके आप सीनियर्स को बोलेंगे और अपने जो मैनेजमेंट है उसको बोलेंगे, ये नहीं करना होता है। आपको अपने जैसे ही जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो अदर कलीग्स हैं, जो मानते हैं कि जो भी चीज़ हो रही है वो गलत हो रही है लेकिन फिर भी साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, तो आप उनको मोटिवेट करेंगे, उनको परसुएट करेंगे कि इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और सब लोग, जब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मिलकर जब मैनेजमेंट को लिखेंगे तो उसका अलग प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे अभी मार्क जुकरबर्ग को बहुत सारे जो फेसबुक के एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों ने एक पिटीशन लिख के दिया, उनको क्रिटिसाइज़ किया है फेसबुक को और अपने सीईओ को। तो सेम वे यहाँ पर भी वही है कि लाइक माइंडेड, कभी भी अगर आपको दूसरे केस में अगर ऐसा ही सेम चीज़ आती है तो हमेशा याद रखिए कि यू विल आस्क हर टू परसुएड लाइक माइंडेड पीपल। ठीक है, लाइक माइंडेड लोगों को एक साथ लेकर आप इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। सपोज़ अगर ऐसा ही एक छोटी सी सिचुएशन बताता हूँ। सपोज़ यू आर सुपरिटेंडेंट ऑफ, या आप मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, यू आर अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर लोग अपनी अ, अपनी बेटियों को, ठीक है, स्कूल नहीं भेजते हैं। तो आप कैसे लोगों को परसुएट करेंगे, उस ज़िले के लोगों को कैसे परसुएट करेंगे, या कोई गांव है उसके लोगों को कैसे परसुएट करेंगे कि उस गांव के लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजना शुरू करें? तो आप क्या करेंगे कि आप ऐसे लोगों को पहले खोजेंगे जो चाहते हैं लड़कियों को स्कूल भेजना, लेकिन समाज को देखकर और बिरादरी को देखकर मुंह बंद करके रखते हैं। गेटिंग इट? तो ये बात है। तो सेम वे यहीं पर होगा कि लाइक माइंडेड लोगों को एक साथ लेकर आना, ठीक है, फिर उसके बाद अपनी बात को आगे रखना, इससे ज़्यादा असर पड़ता है। गेटिंग इट? फिर दूसरा पॉइंट होगा, अगर मैनेजमेंट उसकी बात मान लेता है तब तो उसकी प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर मैनेजमेंट उसकी बात मानने से मना करता है, ठीक है, और उसको डराता है कि वो अपना मुंह बंद रखे, however, if management deny to act or threaten her to keep silence, I will advise her to collect all material evidences in order to substantiate her claims and send it to NGT for legal action against the organization। NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अगर मान लीजिए कि मैनेजमेंट उसकी बात नहीं मानता है तो मैं उसे एडवाइस करूंगा कि वो सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करे, जितनी भी अपनी बात को साबित करने के लिए जितने भी एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट करें। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, जब भी आप विसल ब्लोइंग का काम करेंगे, बेसिकली ये एक विसल ब्लोइंग का काम है। विसल ब्लोइंग का काम करने अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आप पुख्ता सबूत जुटा के रखिए, वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस। ठीक है, नहीं तो अगर आप अपनी बात साबित नहीं कर पाएंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आई विल एडवाइज़ हर कि वो सारे जो पुख्ता सबूत हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ये सारे क्या पोल्यूशन कर रही है और जिसकी वजह से हेल्थ और ये सारी चीज़ों पर बुरा असर पड़ रहा है, आप इसकी पूरी तफ्तीश करेंगी। ठीक है, आप सैंपल्स पानी के इकट्ठे करेंगी, फिर उसमें उसको लैब टेस्ट के लिए भेजेंगी, फिर लैब टेस्ट की जो रिपोर्ट होगी, ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट करने के बाद ही आप जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आप अपना जो रिपोर्ट है
वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या ट्राइब्यूनल्स को भेजेगी, ठीक है। और मीनवाइल मैं उसे एडवाइस करूँगा कि वो एक नई नौकरी खोजना शुरू कर दे, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते कि हो सकता है कि मैनेजमेंट उसके एक्टिविज़म या उसकी सक्रियता की वजह से, उसके ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जाने की वजह से उसे नौकरी से निकाल दे, ठीक है। क्योंकि नौकरी भी इम्पॉर्टेंट है, परिवार में बीमार माँ बाप हैं, उनका रख रखाव भी करना है, उनका भी ख्याल रखना है, ठीक है। तो इसलिए नई नौकरी भी वो खोजना शुरू कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से हम केस को लिखेंगे। फिर कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा सैंपल बता देता हूँ। तो कंक्लूजन जैसा कि मैंने बताया है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। कंक्लूजन लिखते समय पहली चीज़ तो ये कि विच एक्शन यू टुक, विच एक्शन यू यू चोज, ठीक है। एंड दूसरा इज सेंस ऑफ कंप्लीशन आना चाहिए कंक्लूजन पढ़ के। और तीसरा हम लिखेंगे कि ऑप्शन हो गया, सेंस ऑफ कंप्लीशन हो गया, तीसरी चीज़ हम लिखेंगे कि इट शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, तभी जाकर आप जब एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ेगा तो उसके जो है खुशी खुशी वो आपका जब रहेगा और आपको मार्क्स देते समय उसके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग रहेगी, तो वो आपको हो सकता है कि अगर वो 8 नंबर देने जा रहा था तो हो सकता है कि आपको 20 नंबर की केस स्टडी में 15 नंबर भी दे दे, ठीक है। या 12 नंबर देने जा रहा था तो 15 नंबर भी दे दे, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किन शब्दों का चुनाव करेंगे। मोरल अपराइटनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ पर्सन इज टेस्टेड अंडर एडवर्स सिचुएशन। A person of integrity braves all odds and attends to her voice of conscience. By unearthing unethical and illegal organizational practice, she will be able to address her conscience, help law enforcing authorities, and fulfill her social and environmental responsibilities. Moreover, going against her own organization may initially penalize the organization, but in long run it may force reform and help it in aligning on the path of sustainable business practices. ठीक है, तो इन शब्दों का हम चुनाव करेंगे। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो ये था आज का पूरा लेक्चर। synopsisIAS.in की वेबसाइट पर जाकर आप जीएस पेपर 4 के लेक्चर्स में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जीएस पेपर 4 और काफ़ी रीज़नेबल और बजट में है ये पूरा कोर्स। इससे आपको सारे लेक्चर्स के वीडियोस मिलेंगे। उसके अलावा सारी पीडीएफ मिलेगी हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो काफ़ी रीज़नेबल है और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको इतने में ही आपको पूरा आपका जीएस पेपर 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपके सारे नोट्स और सब कुछ पीडीएफ भी आपको मिलेगा, जिसको आप चाहे तो प्रिंट आउट निकाल कर या सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से उसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था लेक्चर। ख़त्म करने से पहले हमारा एक चैनल भी है, सिनॉप्सिस आईएएस का ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दिस बेल आइकन, ठीक है। तो चलिए, होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अपना ख्याल रखिए और खुशी खुशी रहिए, टेंशन मत लीजिए। जितना इंथुजियास्टिक रहेंगे, जितना ज़्यादा चेयरफुल रहेंगे, उतना ही ज़्यादा मोटिवेटेड भी रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप फोकस भी कर पाएंगे। टेंशन किल्स योर ब्रेन एंड योर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब, ठीक है। चलिए, थैंक यू।